नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टॉपिक है हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ टॉपिक बच्चों आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी हम बच्चों थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो देखें, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपने हाफ एटम अपने अंदर से निकाल देता है। हाफ एटम अपने अंदर से निकाल देता है। इस चीज़ को बच्चों, इस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। तो ये आसान सी डेफिनेशन है। कहता है द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हम ऊपर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना पढ़ चुके हैं। हमने बच्चों वहाँ पर कहा था कि कोई भी एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेडिएशन निकाल के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो वो टाइम जिसमें हाफ एलिमेंट, हाफ एटम उसके अपने डिके हो जाए, उस टाइम को हम बच्चों क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर वो कहता है डिके कांस्टेंट। क्या कहता है? डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट हम बच्चों कैसे निकाल सकते हैं? तो वो डेरिवेशन हमने 3-4 लाइनों की हमने वो करनी थी। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हाफ लाइफ को बच्चों हम लिखते हैं लैम्डा से, और ये रेशियो होती है फ्रैक्शन ऑफ डिके ओवर कितना टाइम उसको लगा, या इसको आप पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन डिके पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? डिके कांस्टेंट। तो बच्चों ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रीअरेंज करके, माइनस डेल्टा एन ओवर एन डेल्टा टी। तो ये जो बच्चों टॉपिक है ये समझ लें बहुत इम्पोर्टेंट है। एमडी का डी कैट के हवाले से ये फार्मूला आपने जहन नशीन कर लेना है। आगे बच्चों इस चीज़ को मज़ीद सोल्व किया गया, इसको मज़ीद सोल्व किया गया। तो टाइम और लेमडा के दरमियान, हाफ टाइम और लेमडा के दरमियान बच्चों एक रिलेशन ड्राइव किया गया, जिसको बच्चों हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। तो टी हाफ बच्चों हमारा होता है 0.693 ओवर लेमडा। तो ये भी बच्चों आपने याद रखना है। अगर मैं डिके कांस्टेंट दे दूँ तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, अगर मैं हाफ लाइफ दे दूँ तो आप डिके कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से दो फार्मूले हैं और इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स काफ़ी बन जाती हैं अगर आप इनके देखें तो। बच्चों ये एमसीक्यूज़ के लिए कुछ हाफ लाइफ दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे यूरेनियम 238 4.5 10 पर 9 ईयर बाद हाफ एलिमेंट अपने अंदर से डिके करता है। रेडियम 226 ये हमारे पास 1620 साल बाद अपने हाफ एलिमेंट निकालता है। रेडोन गैस जो है वो 3.8 डेज के बाद अपने हाफ एलिमेंट डिके करता है। और यूरेनियम 239 ये 23.5 मिनट बाद अपने अंदर से हाफ एलिमेंट डिके करता रहता है, हर 23.5 मिनट बाद। नेक्स्ट बच्चों, ये फार्मूला आपके एक्सरसाइज में 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें भी बड़े काम आएगा और इसको याद भी रखना है। वो फार्मूला जिसमें हम चेक कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर से हाफ लाइफ 1 गुजरे, 2 गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 10 गुजरे, उसके बाद हम उसमें नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम चेक कर सकते हैं किस तरह से होगा। तो ये पावर में बच्चों n है। अगर बच्चों मैं कहता हूँ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है इधर आप 1 लगा दोगे। अगर मैं सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कहता हूँ कितने एलिमेंट्स बचे हैं, तो आप इस n की जगह पर क्या लगा दोगे? 2। और अगर मैं थर्ड हाफ लाइफ के बाद कहता हूँ तो आप इस n की जगह पर क्या लगा देंगे? 3। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों के लिए बच्चों दोबारा से राइट कर देता हूँ ताकि आप इसकी करेक्शन कर लें। रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए फार्मूला बनेगा 1/2 होल की पावर स्मॉल n, और बाहर है n नोट। n नोट बच्चों हमारे पास ओरिजिनल एटम है। अब उसमें 100 एलिमेंट फ़र्ज़ करें और पहली हाफ लाइफ के बाद ये कितने रह जाएंगे? 50। 50 डिके हो जाएंगे, 50 रह जाएंगे।
दूसरी हाफ लाइफ के बाद बच्चों ये कितने रह जाएंगे, उस 50 का भी हाफ कर दिया जाए तो 25। तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12.5। यानी हर हाफ लाइफ के बाद आप यहाँ पर जितनी भी हाफ लाइफ गुजरे आप यहाँ पर रखें। एन नोट को अगर 100 मान लें तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों कहता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि हम खुद से स्टेबल एलिमेंट के ऊपर कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स फेंक के हम क्या करते हैं, उन न्यूक्लियाई को अनस्टेबल करते हैं। फिर वो जैसे ही अनस्टेबल होते हैं वो फिर अपने अंदर से रेडिएशन निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जी नेक्स्ट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस से निकलते हैं तो उनकी जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि वो कब रेस्ट पर आता है। ज़ाहिर सी बात है जब कोई चीज़ मूव कर रही है वो जब तक किसी चीज़ से टकराएगी नहीं अपनी एनर्जी अगले को नहीं देगी। अगर वो टकराता है तो अपनी एनर्जी कम कर लेता है, फिर आगे जाके फिर वो टकराता है, अपनी एनर्जी कम करता है, फिर वो टकराता है, अपनी एनर्जी कम। तो अल्फा पार्टिकल जब तक टकराता रहेगा और जब तक वो अपनी सारी एनर्जी ज़ाया नहीं कर देता तब तक वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बच्चों उसकी क्या कहते हैं, रेंज। अल्फा पार्टिकल ट्रेवल अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पर आने से पहले पहले जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसको रेंज कहते हैं। तो अल्फा की जो रेंज डिपेंड करती है चार्ज पे, मास पे और एनर्जी पर, एज वेल एज डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो मीडियम की डेंसिटी, अगर मीडियम में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज़्यादा कुलयन करेगा, रेंज हमारी कम हो जाएगी। अगर मीडियम में कम पार्टिकल्स हैं, स्पेस ज़्यादा है, तो वो कम कुलयन करेगा और मीडियम के अंदर ज़्यादा ट्रेवल कर जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, हर एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है जिसमें कोई एलिमेंट हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा होंगे, उसके इंटीरियर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो वो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिसाइड करता है कितनी उसकी रेंज होगी। अब बच्चों अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तीन तीन पॉइंट्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लो जी, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं 7000 मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। 7000 टाइम मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये 7000 टाइम्स क्या होता है, मैसिव होता है। ये फ्लोरेसेंस पैदा करता है। फ्लोरेसेंस क्या होती है, चमक होती है जब वो जिंक सल्फाइड की सरफेस से या एलिमेंट से टकराता है। Ionization may be due to direct elastic collision through the electrostatic attraction। अब ये वाला पॉइंट हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। फर्ज करें ये एक एटम है, ये इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। फर्ज करें हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजरता है, टकराता नहीं है, करीब से गुजरता है। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे ये अट्रैक्ट होता है ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाता है। तो ये तो एटम आयोनाइज हो गया। अभी अल्फा पार्टिकल ने कुलयन नहीं की बट उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ज़रिए आयोनाइज कर दिया है। बीटा पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो आयनाइजिंग एबिलिटी है, आयनाइजिंग एबिलिटी का मतलब है कि उस एटम के साथ टकरा के उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो 100 टाइम लेस है किससे, अल्फ़ा से। तो हम ये अल्फ़ा में भी पॉइंट बना सकते हैं फिर कि अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग एबिलिटी इलेक्ट्रॉन से 100 टाइम ज़्यादा है और इसकी जो रेंज है वो 100 टाइम ज़्यादा होती है अल्फ़ा से। ज़ाहिर सी बात है कि बीटा पार्टिकल कम आयोनाइज कर रहा है और ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा कुलयन कर रहा है, ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। बीटा पार्टिकल कम कोलाइड कर रहा है, कम कुलयन कर रहा है, इसलिए वो मटेरियल के अंदर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, इसलिए उसकी रेंज ज़्यादा है। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग जिंक सल्फेट। तो ये कोई भी अगर हम पार्टिकल लेते हैं अगर वो जिंक सल्फाइड से टकराता है
तो वो चमक प्रोड्यूस लाजमी करता है। जो गैमा रेडिएशंस हैं वो आयोनाइजेशन बहुत कम करती हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। ये रेडिएशंस हैं, ये जब कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वही आयोनाइज होगा, अदरवाइज वो स्पेस में से ट्रैवल कर जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ बेज इनवर्स स्केला, जो गैमा पार्टिकल्स रेडिएशंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कहता है कि वो इनवर्स स्केल लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, वो यानी वो डिस्टेंस के स्केल के इनवर्स होता है। दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, तो ये भी चमक प्रोड्यूस करती हैं।